अल्बर्ट आइंस्टाइन 1949। समाजवाद क्यों? क्या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समाजवाद के विषय पर विचार व्यक्त करना उचित है कि जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का विशेषज्ञ नहीं है? मैं यह मानता हूं कि अनेक कारणों की वजह से यह उचित है। हमें इस प्रश्न पर पहले वैज्ञानिक ज्ञान की दृष्टि से विचार करना चाहिए। ऐसा प्रकट हो सकता है कि खगोल विज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच कोई प्रणाली संबंधी मौलिक अंतर नहीं है। वैज्ञानिक दोनों क्षेत्रों में तथ्यों के एक समिति समूह के लिए सामान्य स्वीकार्यता के कानूनों को खोजने का प्रयास करते हैं ताकि वे इन तथ्यों के एक दूसरे के संबंध को संभव रूप से ज़्यादा स्पष्ट बना सकें। लेकिन वास्तव में ऐसे प्रणाली संबंधी अंतर मौजूद हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सामान्य कानूनों की खोज उस हालत से मुश्किल बना दी जाती है जिसका मानना है कि आर्थिक तथ्य अक्सर उन बहुत से कारकों से प्रभावित होते हैं जिनका अलग से मूल्यांकन करना बहुत कठिन है। इसके अलावा मानव इतिहास के तथाकथित सभ्य अवधि की शुरुआत से जमा किया गया अनुभव, जैसा कि अच्छी तरह से ज्ञात है, काफ़ी हद तक उन कारणों से प्रभावित और सीमित किया गया है जो किसी भी तरह से प्रकृति में पूरी तरह से आर्थिक नहीं रहे हैं। उदाहरणतः इतिहास के प्रमुख राज्यों में से अक्सर अपने अस्तित्व के प्रति विजय के आभारी हैं। जीतने वाले लोगों ने कानूनी और आर्थिक रूप से स्वयं को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के रूप में स्थापित किया। उन्होंने खुद के लिए भूमि स्वामित्व का एकाधिकार जब्त कर लिया और अपने स्वयं के वर्गों के बीच से ही एक पुजारी नियुक्त किया। पुजारियों ने शिक्षा के नियंत्रण में समाज के वर्ग विभाजन को एक स्थायी संस्था बना दिया और मूल्यों का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके द्वारा लोग उस समय एक बड़ी हद तक अनजाने में अपने सामाजिक व्यवहार में निर्देशित किए गए। लेकिन ऐतिहासिक परंपरा ऐसा कहना है तो कल की बात है। कहीं भी नहीं हम वास्तव में उस चीज़ को हरा सके जिसे थोर्स्टेन वेबलिन ने मानव विकास का हिंसक चरण कहा है। पालनीय आर्थिक तथ्यों का संबंध उसी चरण से है और इस तरह के कानून जैसा कि हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं वे अन्य चरणों में लागू होने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि समाजवाद एक वास्तविक उद्देश्य निश्चित रूप से मानव विकास के हिंसक चरण को पराजित करना और उससे परे अग्रिम करना है। आर्थिक विज्ञान अपनी वर्तमान स्थिति में भविष्य के समाजवादी समाज पर थोड़ा प्रकाश डाल सकता है। दूसरी बात, समाजवाद एक सामाजिक नैतिक उद्देश्य की ओर निर्देशित किया जाता है। विज्ञान तथापि उद्देश्यों को बना नहीं सकता है और इससे भी कम मनुष्य के मन में उन्हें बैठा नहीं सकता है। विज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन आपूर्ति कर सकता है, लेकिन उद्देश्य खुद उन हस्तियों द्वारा नियोजित किए जाते हैं जो बुलंद नैतिक आदर्शों वाले हैं। और अगर यह उद्देश्य मृत पैदा हुए हैं लेकिन महत्वपूर्ण और सशक्त हैं, वे उन बहुत से मनुष्यों द्वारा अपनाए और आगे बढ़ाए जाते हैं जो जाने अनजाने में समाज के धीमी विकास का निर्धारण करते हैं। इन्हीं कारणों के नाते जब मानव समस्याओं का हल हो तो हमें विज्ञान और वैज्ञानिक तरीकों का वास्तविकता से अधिक समझने में सावधानी बरतनी चाहिए और हमें यह नहीं मानना चाहिए कि विशेषज्ञ ही वे लोग हैं केवल जिनको समाज के संगठन को प्रभावित करने वाले सवालों पर खुद को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। कुछ समय से असंख्य आवाज़ें जोर देकर कह रही हैं कि मानव समाज एक संकट से गुजर रहा है, यह कि उसकी स्थिरता गंभीर रूप से बिखर गई है। इस प्रकार की स्थिति की यह विशेषता है कि लोग व्यक्तिगत स्तर पर उस समूह, छोटा या बड़ा, के प्रति उदासीन या शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं जिससे उनका संबंध होता है। अपने अर्थ का वर्णन करने के लिए मुझे यहाँ एक व्यक्तिगत अनुभव रिकॉर्ड करने दें। मैंने हाल ही में एक बुद्धिमान और दोस्ताना व्यवहार रखने वाले आदमी के साथ एक और युद्ध के खतरे की चर्चा की जो मेरी राय में गंभीर रूप से मानव जाति का अस्तित्व खतरे में डाल देगी, और मैंने टिप्पणी की कि एक पूर्व राष्ट्रीय संगठन उस खतरे से सुरक्षा प्रदान करेगा। उस पर मुझसे मिलने वाले ने बहुत शांति और ठंडे दिमाग से मुझसे कहा, तुम मानव जाति के लापता होने के इतना ज़्यादा विरुद्ध क्यों हो? मुझे यकीन है कि केवल एक सदी पहले ही किसी ने भी इतने हल्के ढंग से इस तरह का कोई बयान नहीं दिया होता। यह एक ऐसे व्यक्ति का बयान है जिसने खुद के भीतर एक संतुलन प्राप्त करने के लिए व्यर्थ में कड़ी मेहनत की है और सफलता पाने की आशा करीब करीब खो चुका है। यह एक ऐसी दर्द भरे एकांत और अलगाव का कथन है जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं।
कारण क्या है? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? इस प्रकार के सवाल उठाना आसान है, परंतु कुछ आश्वासन के साथ उनका उत्तर देना मुश्किल है। मुझे फिर भी जितनी अच्छी तरह मैं कर सकता हूँ, कोशिश अवश्य करनी चाहिए। हालांकि मैं इस तथ्य के बारे में बहुत सोचता हूँ कि हमारी भावनाएं और हमारे संघर्ष अक्सर विरोधाभासी और स्पष्ट होते हैं, और यह कि उन्हें आसान और सरल विधियों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक ही और उसी समय एक अकेला और एक सामाजिक जीव है। एक अकेला जीव होने के रूप में वह अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करने और अपने जन्मजात क्षमताओं को विकसित करने के लिए स्वयं अपना और अपने से करीब लोगों के अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयास करता है। एक सामाजिक जीव के रूप में वह अपने साथी मनुष्यों के सुखों में साझा करने, उन्हें उनके दुखों में दिलासा देने और उनके जीवन की स्थितियों में सुधार लाने के लिए उनकी मान्यता और स्नेह हासिल करना चाहता है। एक मनुष्य के विशेष चरित्र के इन विविध, अक्सर परस्पर विरोधी, संघर्ष करने वाले वर्णनों का केवल अस्तित्व और उनके विशिष्ट संयोजन ही उस हद को निर्धारित कर सकते हैं कि जिस तक कोई एक व्यक्ति एक आंतरिक संतुलन को हासिल कर सकता है और समाज में भलाई के लिए योगदान कर सकता है। यह बिल्कुल संभव है कि इन दो कर्म शक्तियों की सापेक्ष शक्ति मुख्य रूप से विरासत द्वारा तय की जाती है, लेकिन अंत में उभर कर सामने आने वाली व्यक्तित्व का गठन काफी हद तक उस पर्यावरण में कोई आदमी अपने विकास के दौरान स्वयं को पाता है। समाज के उस ढांचे जिसमें वह बढ़ता है, विशेष प्रकार के आचरणों के उस समाज के मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। समाज के काल्पनिक मनोभाव का अर्थ व्यक्तिगत आदमियों के लिए अपने समकालीनों और पहली पीढ़ियों के सभी लोगों से उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों का कुल जोड़ है। व्यक्तिगत आदमी सोचने, महसूस करने, प्रयास करने और खुद से काम करने में सक्षम है, लेकिन वह समाज पर इतना ज़्यादा निर्भर करता है अपने शारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक अस्तित्व में कि समाज के ढांचे के बाहर उसके बारे में सोचना या उसे समझना असंभव है। यह समाज है जो मनुष्य को भोजन, कपड़े, एक घर, काम के उपकरण, भाषा, विचार के रूप और सोच की अधिकांश सामग्री प्रदान करता है। उसका जीवन श्रम और उन कई लाख लोगों की अतीत और वर्तमान के माध्यम से संभव बनाया जाता है जो सारे के सारे समाज के छोटे से शब्द के पीछे छिपे हैं। यह इसलिए स्पष्ट है कि व्यक्ति की समाज पर निर्भरता प्रकृति का एक तथ्य है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की चींटियों और मधुमक्खियों के मामले में है। फिर भी चींटियों और मधुमक्खियों की पूरी जीवन प्रक्रिया छोटी से छोटी बातों में कठोर परंपरागत प्रवृत्ति द्वारा तय होती है। मनुष्य के सामाजिक पैटर्न और उसके अंतर संबंध बहुत बदलने वाले और बदलाव के प्रति असंवेदनशील होते हैं। याददाश्त, नए संयोजन बनाने की क्षमता, मौखिक संचार के उपहार ने इंसान के बीच उन गतिविधियों को संभव बना दिया है जो जैविक आवश्यकताओं से निर्धारण नहीं की जाती है। इस प्रकार की गतिविधियां स्वयं को परंपराओं, संस्थाओं और संगठनों, साहित्य, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उपलब्धियों, कला के कामों में जाहिर करती है। यह इस बात की व्याख्या करता है कि यह होता कैसे है कि कुछ खास मामलों में मनुष्य अपने जीवन को अपने खुद के आचरण से प्रभावित करता है, और यह कि इस प्रक्रिया में जागरूक सोच और चाहत एक भूमिका निभा सकती है। मनुष्य जीवन के समय आनुवांशिकता के माध्यम से उन प्राकृतिक आग्रहों सहित जो मानव प्रजाति की विशेषताएं हैं, एक जैविक संविधान प्राप्त करता है जिसे हमको अवश्य रूप से निश्चित और अटल मानना चाहिए। इसके अलावा अपने जीवन काल के दौरान वह एक सांस्कृतिक संविधान प्राप्त करता है जिसको वह समाज से, संचार और कई अन्य प्रकार के प्रभावों के माध्यम से अपनाता है। यही सांस्कृतिक संविधान है जो समय के बीतने के साथ परिवर्तन का अधीन है और जो बहुत बड़ी हद तक व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को निर्धारित करती हैं। आधुनिक निर्विज्ञान ने हमको सिखाया है तथाकथित प्रारंभिक संस्कृतियों की तुलनात्मक जांच के माध्यम से कि मनुष्यों का सामाजिक व्यवहार समाज में प्रचलित सांस्कृतिक पैटर्न और संगठन के प्रकार पर निर्भर करते हुए बहुत अलग हो सकता है। यह इसी बुनियाद पर है कि जो लोग आदमी की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं वे उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर सकते हैं। मनुष्य की उनके जैविक संविधान के कारण एक दूसरे का सफाया करने के लिए या एक क्रूर आत्म प्रवृत्ति भाग्य की दया पर निर्भर होने के लिए निंदा नहीं की जाती है।
यदि हम स्वयं से पूछें कि मानव जीवन को संभव रूप से ज़्यादा संतोषजनक बनाने के लिए समाज और आदमी की सांस्कृतिक दृष्टिकोण की संरचना को कैसे परिवर्तित किया जाना चाहिए, तो हमें लगातार इस सत्य के प्रति जागरूक होना चाहिए कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनको हम संशोधित करने में असमर्थ हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, आदमी की जैविक प्रकृति सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए बदलाव का पराधीन नहीं है। इसके अलावा पिछले कुछ सदियों की तकनीकी और जनसांख्यिकी गतिविधियों ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं जो बाकी रहने वाली हैं। किसी अपेक्षाकृत घनी बसी आबादी में जो उन सामानों के साथ हो जो लोगों के जारी अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। श्रम और अत्यधिक केंद्रीकरण उत्पादक तंत्र के बीच विभाजन बिल्कुल ज़रूरी है। समय जो पीछे मुड़कर देखें तो इतना सुखद लगता है, हमेशा के लिए चला गया है जब व्यक्ति या अपेक्षाकृत छोटे समूह पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है। यह कहना केवल एक मामूली अतिशयोक्ति है कि मानव जाति अब भी उत्पादन और खपत का एक ग्रहों का समुदाय ही है। मैं अब उस बिंदु पर पहुंच गया हूं कि जहां मैं संक्षिप्त संकेत कर सकता हूं कि मेरे नज़दीक हमारे समय के संकट की बुनियाद क्या है। यह व्यक्ति के समाज से संबंध का सवाल है। व्यक्ति हमेशा की तुलना में समाज पर अपनी निर्भरता के बारे में पहले से कहीं अधिक जागरूक हो गया, परंतु वह इस आज़ादी को सकारात्मक संपत्ति, एक कार्बनिक संबंध, एक सुरक्षा बल के रूप में नहीं, बल्कि अपने प्राकृतिक अधिकारों या अपने आर्थिक अस्तित्व के लिए एक खतरे के रूप में भुगतना करता है। इसके अलावा समाज में उसकी स्थिति ऐसे है जैसे कि उसकी बनावट की अहंकारी कर्म शक्तियाँ लगातार बढ़ाई जा रही हैं, जबकि उसकी सामाजिक कर्म शक्तियाँ जो प्राकृतिकतः अधिक कमज़ोर हैं वह उत्तरोत्तर बिगड़ रही हैं। सारे मनुष्य समाज में उनकी स्थिति जो भी हो, गिरावट की इस प्रक्रिया से पीड़ित हैं। अनजाने में अपने स्वयं के अहंकार के कैदी वे असुरक्षित, अकेला और जीवन भर की भोली, सरल और अपरिष्कृत आनंद से वंचित महसूस करते हैं। मनुष्य जीवन के अर्थ लघु और खतरनाक जैसा कि यह है, केवल स्वयं को समाज के लिए वक्फ करके ही पा सकता है। पूंजीवादी समाज की आर्थिक अराजकता जैसा कि यह आज है, मेरी राय में बुराई का असली स्रोत है। हम अपने सामने उत्पादकों का एक बड़ा समुदाय देखते हैं जिसके सदस्य लगातार एक दूसरे को अपने सामूहिक श्रम के फल से वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं। बल के द्वारा नहीं, बल्कि कुल मिलाकर कानूनी तौर पर स्थापित नियमों के साथ वफादार अनुपालन में। इस संबंध में यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि उत्पादन के साधन यानी उपभोक्ता वस्तुओं और इसी प्रकार के अतिरिक्त पूंजी के सामान में ज़रूरत पड़ने वाली पूरी उत्पादक क्षमता कानूनी तौर पर हो सकती है और अधिकांश व्यक्तियों की निजी संपत्ति है। सादगी के लिए आने वाले चर्चा में मैं श्रमिका उन तमाम लोगों को कहूँगा जिनका उत्पादन के साधनों की स्वामित्व में हिस्सा नहीं है। हालांकि यह शब्द प्रचलित उपयोग के अनुरूप नहीं है। उत्पादन के साधनों का मालिक मजदूर की श्रम शक्ति को खरीदने की स्थिति में है। उत्पादन के साधनों का उपयोग करके कार्यकर्ता नए माल पैदा करता है जो पूंजीवादियों की संपत्ति बन जाता है। इस प्रक्रिया के बारे में आवश्यक बिंदु है कि कार्यकर्ता क्या पैदा करता है और उसको क्या भुगतान किया जाता है। इनके बीच संबंध दोनों वास्तविक मूल्य के संदर्भ में मापे जाते हैं। जहाँ तक यह बात है कि श्रम अनुबंध मुक्त है, जो चीज़ कार्यकर्ता पाता है उसको उन वस्तुओं की वास्तविक मूल्य से आधारित नहीं किया जाता है जिनका वह उत्पादन करता है, बल्कि उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं और नौकरियों के लिए मुकाबला कर रहे श्रमिकों की संख्या के संबंध में श्रम शक्ति के लिए पूंजीवादी की आवश्यकताओं के द्वारा उसका वास्तविक मूल्य निर्धारित किया जाता है। यह बात समझनी महत्वपूर्ण है कि सिद्धांत में भी कार्यकर्ता का भुगतान उसके उत्पाद की कीमत से निर्धारित नहीं की जाती है। निजी पूंजी कुछ हाथों में केंद्रित रहने का अधीन है, कुछ तो पूंजीपतियों के बीच मुकाबले के कारण और कुछ इसलिए कि तकनीकी विकास और श्रम की बढ़ती प्रभाव छोटे लोगों की कीमत पर उत्पादन की बड़ी इकाइयों के गठन को प्रोत्साहित करता है। इन विकासों का परिणाम एक निजी पूंजी का अल्प जनाधिपत्य है जिसकी भारी शक्ति को एक लोकतांत्रिक ढंग से संगठित राजनीतिक समाज द्वारा भी प्रभावी ढंग से रोका नहीं जा सकता है। यह सत्य है क्योंकि विधायी निकायों के सदस्यों का चयन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है जो उन निजी पूंजीपतियों द्वारा काफ़ी हद तक वित्त पोषित या अन्यथा प्रभावित की जाती है, जो सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए विधायिका से मतदाताओं को अलग करते हैं। परिणाम यह है कि जनता के प्रतिनिधि वास्तव में
पर्याप्त रूप से आबादी के वंचित वर्गों के हितों की रक्षा नहीं करते हैं। इसके अलावा मौजूदा परिस्थितियों में निजी पूंजीपति अनिवार्य रूप से सीधे या परोक्ष तौर पर सूचना के मुख्य स्रोत प्रेस, रेडियो, शिक्षा नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार यह बेहद मुश्किल और वास्तव में ज़्यादातर मामलों में काफ़ी असंभव है। व्यक्तिगत नागरिकों के लिए किसी सामान्य निर्णय पर पहुंचना और अपने राजनीतिक अधिकारों का समझदारी के साथ उपयोग करना ज़्यादातर मामलों में बिल्कुल असंभव है। पूंजी के निजी स्वामित्व पर आधारित एक अर्थव्यवस्था में मौजूद स्थिति इस प्रकार से दो मुख्य सिद्धांतों वाली होती है। पहला, उत्पादन के साधनों का निजी रूप से स्वामी बना जाता है और मालिक उनको वैसे निपटाते हैं जैसा कि वह उचित समझते हैं। दूसरा, श्रम अनुबंध स्वतंत्र होता है। बेशक इस अर्थ में एक शुद्ध पूंजीवादी समाज जैसी कोई चीज़ नहीं है। विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यकर्ताओं ने लंबे और कड़वे राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से कार्यकर्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए मुक्त श्रम अनुबंध की कुछ हद तक सुधरी हुई शक्ल हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन कुल मिलाकर वर्तमान दिन की अर्थव्यवस्था शुद्ध पूंजीवादी से ज़्यादा अलग नहीं है। उत्पादन लाभ के लिए किया जाता है, उपयोग के लिए नहीं। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि काम करने में सक्षम और काम करने की चाहत रखने वाले सभी लोग हमेशा रोजगार पाने की स्थिति में होंगे। एक बेरोजगारों की सेना लगभग हमेशा मौजूद होती है। कार्यकर्ता लगातार अपनी नौकरी खोने के डर में होते हैं, क्योंकि बेरोजगार और कम भुगतान किए जाने वाले श्रमिक एक लाभदायक बाजार प्रदान नहीं करते हैं। उपभोक्ताओं की वस्तुओं के उत्पादन सीमित हो जाते हैं। परिणाम एक बड़ी कठिनाई होता है। तकनीकी प्रगति सभी लोगों के काम के बोझ को हल्का करने के बजाय अक्सर और ज़्यादा बेरोजगारी में परिणामित होती है। लाभ की मंशा पूंजीपतियों के बीच मुकाबले के संयोजन के साथ उस पूंजी को जमा करने और उसके उपयोग में एक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं, जो बढ़ते रहने वाले गंभीर उदासी की ओर ले जाती है। असीमित प्रतियोगिता श्रम का एक बड़ा बेकारी और व्यक्तियों के सामाजिक चेतना के निर्बल होने का कारण बनता है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है। व्यक्तियों की यह अपंगता मेरे विचार में पूंजीवाद की सबसे बड़ी बुराई है। हमारी पूरी शिक्षा योजना इस बुराई से ग्रस्त है। छात्र में एक अतिशयोक्ति प्रतियोगितात्मक रवैया बैठाया जाता है, जिसे अर्जनशील सफलता की अपने भविष्य के कैरियर के लिए एक तैयारी के रूप में पूजा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मैं आश्वस्त हूँ कि इन गंभीर बुराइयों को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अर्थात एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना के माध्यम से, जिसके साथ में एक सामाजिक लक्ष्यों की ओर दिशा दी गई एक शिक्षा योजना हो। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन की स्वामित्व स्वयं समाज के हाथों में होती है और उनका एक योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाता है। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो उत्पादन को समुदाय की आवश्यकताओं के समायोजित कर देती है, काम को काम करने में सक्षम सभी लोगों के बीच बांट देगी और प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चे को एक आजीविका की गारंटी देगी। एक व्यक्ति की शिक्षा उसकी खुद की जन्मजात क्षमता को बढ़ावा देने के अलावा उसके भीतर हमारे वर्तमान समाज में स्तुति, शक्ति और सफलता के स्थान पर अपने साथी लोगों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रयास करेगी। फिर भी यह याद करना आवश्यक है कि एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था फिर भी समाजवाद नहीं है। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यथार्थ के साथ एक व्यक्ति की पूरी दास्ता हो सकती है। समाजवाद की उपलब्धि को कुछ बेहद मुश्किल सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है। राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के दूरगामी केंद्रीकरण को देखते हुए नौकरशाही को सर्वशक्तिमान और निरंकुश बनने से रोकना कैसे संभव है? कैसे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है और उसके साथ नौकरशाही की शक्ति के एक लोकतांत्रिक तोड़ का आश्वासन दिया जा सकता है? समाजवाद के लक्ष्य और समस्याओं के बारे में स्पष्टता संक्रमण की हमारे युग में सबसे बड़े महत्व वाला है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में इन समस्याओं की मुक्त और निर्बोध चर्चा एक शक्तिशाली निषेध के दायरे में आ गया है। मेरे विचार में इस पत्रिका की नींव स्थापना एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा है।